अब यहां से देखना, हमारा जो टॉपिक है सौर मंडल, ठीक है। सौर मंडल में हम लोगों ने जो काम करना है, हमें काम करना है, सबसे ध्यान रखना, बोर्ड पे ध्यान रखना बस, सूर्य क्या है? एक तारा है। ध्यान रखना, सौर मंडल में जब हम लोग काम करते हैं इस चीज को बहुत ये समझिए, क्वेश्चन एक मिलना है, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत, आते हुए सवाल ना गलत हो बस। सूर्य एक तारा है, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। सूर्य एक तारा है, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। सूर्य में हाइड्रोजन एवं हीलियम नामक गैसें पाई जाती हैं। कुल कितने ग्रह हैं? 8। थे कितने? 9। देखा जाता है कि चेक गणराज्य के प्राग नामक शहर में 2006 में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें प्लूटो को देखा जाता है, जिसे बौने ग्रह की संज्ञा दी जाती थी, उसको रिप्लेस किया गया था, उसे हटाया गया। 2006 के सम्मेलन के बाद देखा जाता है कुल ग्रह कितने बचते हैं? 8। कितने बचते हैं? 8। हमें ध्यान रखना है, सबसे 2 प्रकार के सवाल बनते हैं, एक आकार की दृष्टिकोण से, एक दूरी की दृष्टिकोण से। तो दूरी की दृष्टिकोण से शो किया जा चुका है, जैसे सूर्य से दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो देखा जाता है सबसे नजदीक बुध, सबसे दूर कौन सा है? वरुण है। आकार की दृष्टिकोण से जब बात करते हैं तो नंबर 1 पे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और उसके बाद में पृथ्वी। पृथ्वी पर फोकस करता है, सूर्य से दूरी के क्रम में 3रे स्थान पर है और आकार के दृष्टिकोण से 5वें स्थान पर है। इन 8 ग्रहों में आंतरिक ग्रह कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इन आंतरिक ग्रहों को ठोस ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाह्य ग्रह हैं। इन ग्रहों को गैसीय एवं तरल ग्रह की संज्ञा दी जाती है, ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आगे जब आप बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं, सबसे पहले बात किसकी करते हैं? बुध की करते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा एवं सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा एवं सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। जीवन बुध पे संभव नहीं है। सूर्य की परिक्रमा ये 88 दिनों में करता है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में करता है, जिसका भी कोई उपग्रह अपना नहीं है। आगे बात करते हैं शुक्र। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा, चमकीला ग्रह, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में करता है, पूर्व से पश्चिम की दिशा में। आगे देखते हैं मंगल। इसे लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। इसके 2 उपग्रह हैं, फीबोस और डीमोस। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह पूछा जाएगा तो डीमोस है। निक्स ओलंपिया पर्वत चोटी मंगल ग्रह पर है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंची है। मंगल देखा जाता है, सूर्य की जो मंगल जो देखा जाता है ग्रह है, सूर्य की परिक्रमा ये भी पश्चिम से पूर्व की दिशा में करता है। पृथ्वी नीला ग्रह है, क्यों है? क्योंकि 71% पृथ्वी पर जल पाया जाता है, इसीलिए ये नीला है। तो नीला इसलिए अधिक जल की अधिकता के कारण देखा जाता है नीला, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है कौन सा? चंद्रमा है। सूर्य से दूरी के क्रम में 3रे स्थान पर है, आकार की दृष्टिकोण से सूर्य से 5वें स्थान पर है। आगे देखते हैं बृहस्पति। इसे लघु सौर तंत्र की संज्ञा दी जाती है। क्या दी जाती है? लघु सौर तंत्र की संज्ञा दी जाती है। सबसे बड़ा ये देखा, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाएगा गैनीमीड है, और सौर मंडल का सबसे बड़ा ये ग्रह भी है। इसके कुल 95 उपग्रह हैं। आगे आप देखते हैं शनि। शनि में वलय या रिंग। सीधे सवाल बनता है, निम्न में से कौन सा वलयाकार ग्रह है? तो वलय या रिंग बोला जाए या छल्ले किसमें पाए जाते हैं? शनि में पाए जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 7 है। सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? शनि के हैं। कितने उपग्रह हैं? 145 है। सूर्य की परिक्रमा ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में करता है। आगे देखते हैं अरुण। इसे लेटा, सीधे सवाल आता है निम्न में कौन सा लेटा हुआ ग्रह है? तो आपको ध्यान है अरुण एक लेटा हुआ ग्रह है, जिसे लेटा हुआ ग्रह की संज्ञा दी जाती है। अरुण सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की दिशा में करता है। वरुण क्या है? ठंडा ग्रह है। क्यों? दूर है काफी सूर्य से, इसलिए सूर्य देखा जाए सबसे दूर है, इसलिए इसे ठंडा ग्रह कहते हैं। तो आपको, हमें नहीं लगता है, मैक्सिमम देखा जाए कि यहां से सवाल जैसे पूछे जाएंगे तो आप लोग पकड़ लेंगे, ठीक है। आपसे कुछ सवाल मैं बोलता हूं, जैसे सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं?
लाल ग्रह किसे कहते हैं? क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच है? सवाल पूछा जाता है चमकीला ग्रह कौन सा है? सूर्य की सबसे 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 देखा जाता है सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन सा ग्रह करता है? बुध करता है। ठीक है, सबसे देखा जाता है बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे छोटा कौन सा है? सूर्य में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। प्रश्न आएगा हाइड्रोजन हीलियम दोनों ऑप्शन में होगा, सबसे अधिक कौन पाई जाएगी? तो हाइड्रोजन पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? हाइड्रोजन पाई जाएगी। ध्यान है, सूर्य जो ऊर्जा का निर्माण करता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। परमाणु जो ऊर्जा का निर्माण होता है, परमाणु में देखा जाता है ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो नाभिकीय विखंडन के द्वारा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो नाभिकीय विखंडन में, और सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। ध्यान रखना इस चीज को, है ना। आगे अब देखते हैं सौर मंडल के बाद में जैसे देखा जाता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। पता है सूर्य ग्रहण जैसे देखा जाता है, आगे हम बात करते हैं जैसे सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को होता है, ध्यान रखना है। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को होगा। कब होगा? अमावस्या को। सूर्य ग्रहण पूछा जाएगा सदैव अमावस्या को। जब सूर्य ग्रहण होता है तो बताइएगा कौन आता है बीच में? तो सबसे पहले एक सीधी रेखा में हम रखते हैं सूर्य, और उसके बाद में चंद्रमा, और चंद्रमा के बाद में पृथ्वी। आप ध्यान है, सवाल बनता है कि सूर्य ग्रहण जब होता है तो चंद्रमा की स्थिति कहां होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में। सूर्य ग्रहण जो होता है सदैव अमावस्या। सवाल पूछा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण जो होता है सदैव अमावस्या को होता है, और इसकी जो देखा जाता है इनका सीक्वेंस बनता है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी दिशा में होते हैं। सूर्य ग्रहण के समय किस प्रकार की गैसों का उत्सर्जन होता है? किस प्रकार की किरणों का? तो सूर्य ग्रहण के समय पराबैंगनी किरणों का उत्सर्जन होता है। ध्यान है, सूर्य ग्रहण के समय परावैंगनी, अल्ट्रावायलेट, परावैंगनी। इसीलिए तो घर में कहते हैं कि सूर्य ग्रहण पड़ते हैं तो बाहर मत निकलिए, सूर्य की तरफ मत देखिए, है ना। तो सूर्य ग्रहण के समय परावैंगनी किरणों का उत्सर्जन होता है, अल्ट्रावायलेट रेज। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये, हमें ये ध्यान रखना है कौन बीच में आता है। तो सूर्य ग्रहण के समय देखा है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य हो जाती है, इसलिए उसकी छाया नहीं पहुंच पाती है। तो आपको ध्यान रखना है, और ये सदैव होगा कब? अमावस्या को। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। जैसे ये देखा जाता है अमावस्या को, तो चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को होगा। कब होगा? सदैव पूर्णिमा को होगा। इसमें देखा चंद्र ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाएगा? तो आपको चंद्रमा, सूर्य और बीच में कौन आएगा? पृथ्वी। तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है, और सूर्य ग्रहण के समय देखा जाता है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है। तो चंद्र ग्रहण के समय ये सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा याद रखना, और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल दो हैं, चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को होगा और सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को होगा, और सूर्य ग्रहण के समय पराबैंगनी किरणों का उत्सर्जन होता है। ध्यान रखना यहां से। जी हाँ, बताएंगे बताएंगे, धीरे धीरे वही तो चल रहे हैं। हो गया। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना। यहां से एक सवाल बनता है, दो नाम आते हैं, उपसौर और अपसौर। उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को। ध्यान रखना, उपसौर
उपसौर की बात करते हैं, क्या बताएंगे? 3 जनवरी। ध्यान रखना इस चीज को, ये डेट बहुत भूलती है, इसलिए दोनों साथ करेंगे। अपसौर पूछा जाएगा 4 जुलाई को। ये दोनों डेट, जब उपसौर की घटना होती है तो पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। उपसौर की घटना में पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है। सूर्य के नजदीक होती है तो कॉमन सेंस लगाते हैं, दिन छोटा होता, ऐसे याद रखो। उप छोटा होता है, जैसे देखा जाता है सीएम और डिप्टी सीएम, है ना, तो बस ऐसे। हाँ, तो ये आप सब, उप मतलब छोटा होगा, है ना। तो उपसौर दिन छोटे कब हो रहे हैं? जनवरी में, 3 जनवरी टाइम में देखा जाए। इस समय सूर्य कहाँ है? दक्षिणायन है। सूर्य कहाँ है? दक्षिणायन है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें दबा के सो रहे हैं इस समय, है ना। 5 बजे अलार्म निकाल, जब बजता है तो बायां हाथ से धीरे से ऐसे बंद होता है, फिर सो जाओ। और नींद भी बहुत आती है इस समय, है ना। तो उपसौर की घटना, डेट याद रखना 3 जनवरी, और अपसौर 4 जनवरी। अपसौर की घटना में पृथ्वी सूर्य से दूर होती है। क्लियर है ना। ये 2 डेट जरूर याद रखना, उपसौर अपसौर। हाँ, उपसौर 3 जनवरी, अपसौर 4 जनवरी। बड़े हमें याद करने का तरीका, बड़े छोटे, वो उधर सीक्वेंस नहीं ले जाए, दिमाग नहीं ले जाए। बड़े, क्योंकि जुलाई में देखा जाता है बड़े दिन होते हैं और जनवरी में छोटे हैं। बड़ा अप है और छोटा तो उप होता ही है। अरे बस ऐसे याद कर लो। हाँ, 4 वाला है, 4 जुलाई और 3 जनवरी। अब देखते हैं, एक होता है शरद विषुव। शरद विषुव, विषुव मतलब विषुवत, इक्वेटर। और दूसरा होता है बसंत विषुव। जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तो दिन और रात बराबर होते हैं। वर्ष में मात्र 2 डेट आती है। ये ग्लोब है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा। अब ये हमारा यहां पर सूर्य है, ध्यान रखना। सूर्य का सीधे फोकस किस पे होता है? अब जब भैया सूर्य का फोकस सीधे यहां पर होगा तो पृथ्वी 2 भागों में बटी है, एक नॉर्थ हो, एक साउथ, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। जब यहां पर होगा तो दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। तो शरद विषुव 2 दिन होते हैं ऐसे, जब दिन और रात बराबर होते हैं। शरद विषुव जब होता है तो 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। शरद विषुव 23 सितंबर, कहने का मतलब है दिन और रात बराबर। और बसंत विषुव 21 मार्च, यहां भी दिन रात तो वर्ष में 2 दिन होते हैं जब सूर्य देखा जाता है विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तो दिन और रात बराबर होते हैं। अब यहीं से एक चीज और निकलती है, 23 सितंबर से सूर्य दक्षिणायन जाता है। दक्षिणायन समझ रहे हैं? दक्षिण में, बोर्ड पे देखना यहां पर 23 सितंबर जैसे आता है शरद ऋतु आ जाती है, सुबह सुबह उठते हैं तो कोहरा दिखाई पड़ने लगता है सितंबर के माह में, है ना, नवरात्र के जस्ट बाद। उस समय देखा जाता है दिन और रात की कंडीशन मैक्सिमम
बराबर। और एक डेट जब आती है, सूर्य का फोकस यहां होता है, और ये ध्यान रखना है सूर्य का फोकस यहां होता है और दिन रात पर 23 सितंबर। अब इसको 23 सितंबर के बाद सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होने लगती है। कैसी होने लगती है? दक्षिणायन। अब कैसे? 23 सितंबर के बाद सूर्य क्या हो जाएगा? सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है, ये भी ध्यान रखना। सूर्य ये ऐसे आने लगेगी किरणें, ऐसे आने लगी किरणें, ये किरणें आती हैं दक्षिण। जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की स्थिति 23, इस समय देखा जाए सूर्य कहां है? दक्षिणायन है, क्योंकि सूर्य इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े हो रहे हैं और रातें दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े हो। सुनिएगा, दक्षिणी सूर्य दक्षिणायन है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होते, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं तो यहां दिन छोटे हो रहे हैं। तो 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है और मकर रेखा पर सीधे कब चमकता है सूर्य? 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर को ये देखा जाता है मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री मकर रेखा। ध्यान, जब सीधे 22 दिसंबर को देखा जाता है सूर्य यहां पर होता है, किस डेट को? 22 दिसंबर को। इस साइड लिखते हैं 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। आप सुनिएगा, जब 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत मतलब सीधे उसी जाएगा, तो 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर सीधे जाएगा, हम लोग ये 23.5 डिग्री क्या है? कर्क रेखा। ध्यान रखना, तो जब सूर्य का फोकस इधर है तो यहां क्या होगा? सबसे छोटा दिन होगा 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं। 22 दिसंबर को दिन छोटे एवं रातें बड़ी होती है। क्योंकि सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और उस हिसाब से दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े हो रहे हैं। सूर्य वहां फोकस है तो वहां पर तापमान भी अधिक होगा। और जब सूर्य यहां पर होता है, ध्यान रखना, दक्षिणी पूरी तरह से दक्षिणायन की कंडीशन 22 दिसंबर को आती जब लंबवत। इसीलिए कहा जाता है ध्रुवों पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है। जब यहां पर ध्यान देना, सूर्य है दक्षिणी गोलार्ध में तो दक्षिणी ध्रुव पर तो दिन 6 महीने चलेगा, और जब यहां दक्षिणी ध्रुव पर दिन है तो यहां पर रात होगी। तो ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात। जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होगा तो उत्तरी ध्रुव में रात होगी। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा तो दक्षिणी ध्रुव में रात होगी। ध्यान रखना, सूर्य जब दक्षिणायन है तो उत्तरी गोलार्ध में रात है, सूर्य जब उत्तरायण है तब दक्षिणी गोलार्ध। मतलब जिधर सूर्य होगा उधर ध्रुव पर भी दिन होगा और दिन बड़े होंगे, तापमान अधिक होगा। तो आपसे पूछा जाता है कि सूर्य मकर रेखा पर लंबवत कब चमकता है? 22 दिसंबर को। तो उत्तरी गोलार्ध की स्थिति कैसी होती है? उत्तरी गोलार्ध में हम लोग हैं तो यहां दिन छोटे हो रहे हैं और रातें बड़ी हो रही हैं। सूर्य की किरणें यहां तिरछी पड़ती हैं अपने यहां, इसीलिए यहां तापमान भी कम रहता है, क्योंकि लंबवत तो फोकस तो उधर है दक्षिणी गोलार्ध में, और देखा जाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या बात है? हल्की बातें मत करो, देखो साफ बात है ना। यहां हम सोच रहे किसी न किसी प्रकार चीजें सेट हो जाए दिमाग में, एक बार लिखे चाहे ना लिखे। तो आप देखना, आपसे पूछा जाए सूर्य मकर रेखा पर लंबवत कब चमकता है? 22 दिसंबर को। तो उत्तरी गोलार्ध की कंडीशन कैसी होगी? सवाल दक्षिणी गोलार्ध से नहीं बनता है बहुत में सवाल, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं हम लोग, ठीक है। तो फोकस उत्तरी गोलार्ध। जब सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें बड़ी और तापमान कम होता है। क्लियर है?
और कब चमकता है? 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा होगा बड़ा? बड़ा होगा। अब क्लियर आई बात? अब क्लियर है यहां से? तो शरद विषु कब होता है? 23 सितंबर को। दिन रात इस दिन बराबर होते हैं। 23 सितंबर के बाद सूर्य की स्थिति कैसी होने लगती है? दक्षिणायन होने लगती है। सूर्य की स्थिति दक्षिणायन। तो 23 सितंबर से दक्षिणायन होने लगती है, तो 22 दिसंबर को सूर्य कहां चमकता है? मकर रेखा पर। तो उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे रातें बड़ी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी। और जब इसीलिए दिमाग में ना ध्रुवों पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है। जब सूर्य दक्षिण में होगा तो उत्तरी ध्रुव पे रात होगी। भाई फोकस यहां है, तो यहां कहां जा रही किरणें? यहां तक आने में तो इस समय देखो कंडीशन कैसी है ना? तो ये क्लियर है। अब एक चीज यहीं से फिर निकाल लेते हैं। 21 मार्च से सूर्य, अब देखो यहां तक आएगा, उसके बाद में लंबवत के बाद में फिर वापस होने लगा। 21 मार्च से सूर्य उत्तरायण होने लगता है। क्या होने लगता है? उत्तरायण। अब देखो 21 मार्च को दिन रात बराबर हुए, इसीलिए बसंत ऋतु कहते हैं। अब देखो जैसे क्या कहते हैं, बसंत ऋतु आ गई, गर्म हवा स्टार्ट हो गई, पतझड़ स्टार्ट हो जाता है। कब से? 21 मार्च। दिन रात बराबर होते, सूर्य उत्तरायण होने लगता है। सूर्य यहां से घूम करके फिर किधर आने लगता है? इस साइड आने लगता है। और यहां गर्मी उत्तरी गोलार्ध में जहां हम लोग हैं बढ़ने लगती है, तापमान बढ़ने लगता है, दिन भी बढ़ने लगता है, टेम्परेचर बढ़ता है, दिन बढ़ता है। कब? जब सूर्य उत्तरायण होता है। कब से उत्तरायण होता है? 21 मार्च। किस ऋतु के बाद से? बसंत ऋतु के बाद से उत्तरायण होता। तो उत्तरी गोलार्ध में ध्यान रखना तापमान बढ़ने लगता है। और एक डेट आती है, ध्यान रखना है कि 21 जून को सूर्य, इधर से यहां से लिखेंगे, ध्यान रखना, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है। ऐसे लिख लो। अब आपसे पूछा जाए कि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत कब चमकता है? 21 जून। सूर्य मकर रेखा पर लंबवत कब चमकता है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। ध्यान, कर्क रेखा किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। मकर रेखा किस गोलार्ध में है? दक्षिण। विषुवत रेखा गोलार्ध ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करता है। तो 21 मार्च 23 सितंबर को दिन बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन बड़ा होता है, उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को दिन छोटा होता है। तो सूर्य मकर रेखा पर लंबवत कब चमकता है? 22 दिसंबर को। सूर्य मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंबवत चमकता है। सूर्य कर्क रेखा पर 21 जून को लंबवत चमकता है। 21 जून को जब चमकता है तो बहुत गर्मी होती है, तापमान ज्यादा होता है, जून में दिन बड़े होते हैं। ठीक है, इसलिए सूर्य उत्तरायण होगा तो उत्तरी गोलार्ध में फोकस होगा, सूर्य दक्षिणायन होगा दक्षिणी गोलार्ध में फोकस होगा। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है। बसंत विषु, शरद विषु जिसे कहे देखा जाता है, बसंत विषु या शरद विषु। शरद विषु जैसे शरद ऋतु जब स्टार्ट होती है उसी समय हल्की हल्की गर्मी समाप्त हो, ठंडी शुरू हो जाती है, शरद से शीत की तरफ हम लोग जाते हैं ना। तो ध्यान रखना इस चीज को कि 2 डेट जब सूर्य विषुवत रेखा पे हो, दिन रात बराबर हो गए। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, क्योंकि सूर्य मकर रेखा पर। मकर रेखा कहां है? दक्षिणी गोलार्ध में। और कर्क रेखा कहां है? उत्तरी। क्लियर है? यहां किसी को डाउट है? कुछ अभी डाउट हो तुरंत बताओ। ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तर की तरफ जाएगा, सूर्य दक्षिणायन होता है तो दक्षिण की तरफ। जब बीच में आ जाता है तो उसे विषुवत रेखा पर जाते हैं। क्लियर है ना? कोई यहां पर किसी को कोई डाउट हो, इफ वर्ड तुरंत पूछे, बहुत ठीक से, मतलब कहीं भी डाउट हो। 3 डेटें याद रखना है,
यहां से सवाल बनेगा, ठीक है। 3 जनवरी उपसौर, 4 जुलाई अपसौर, 21 मार्च सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत, 23 सितंबर सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत। दोनों दिन पृथ्वी देवगुणों पर दिन रात बराबर होते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। क्लियर? ब्लू मून क्या होता है? जब एक माह में 2 पूर्णिमाएं हों तो ब्लू मून की परिघटना होती। ब्लू मून, सीधे ध्यान रखना है, ब्लू मून, ये सवाल आया है। ब्लू मून पूछा जाएगा एक माह में, कब? एक माह में जब 2 पूर्णिमाएं हों। इसे ब्लू मून परिघटना कहते हैं। ब्लू मून परिघटना क्या है? एक माह में जब 2 पूर्णिमाएं हों। एक माह में जब 2 पूर्णिमाएं हों। हो गया? सूर्य देखे, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? सीधे सवाल आता है, 23.5 डिग्री झुकी है पृथ्वी अपने अक्ष पर, 23.5। पृथ्वी अपने तल पर 66.5। क्लियर है ना? तो अक्ष पूछा जाता, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई। लिख लेना इसको, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। 66.5। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। ध्यान रखना इस चीज को। एक नक्षत्र दिवस, एक सौर दिवस, दोनों सवाल बनते हैं। एक नक्षत्र दिवस कितने, जैसे पूछा जाएगा एक नक्षत्र दिवस, एक नक्षत्र दिवस जो होता है 23 घंटे 56 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट और कितने सेकंड? 4 सेकंड। सीधे सवाल, एक नक्षत्र दिवस कितने घंटे का होता? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। एक नक्षत्र दिवस 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। एक सौर दिवस 24 घंटे का, एक सौर दिवस, एक सौर दिवस कितना होता है? 24 घंटे का। ध्यान रखना, एक सौर दिवस कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। तो सौर दिवस 24 घंटे का, नक्षत्र दिवस 23 घंटे 56 मिनट का और 4 सेकंड। जब एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो इसे ब्लू मून कहा जाता है। उपसौर 3 जनवरी, अपसौर 4 जुलाई। कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को, मकर रेखा पर सूर्य 22 दिसंबर को। सूर्य एक तारा है। ब्रह्मांड का जब विस्फोट हुआ तो आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ, आकाश गंगाओं का विस्फोट हुआ तो तारों का निर्माण हुआ। इसीलिए तारा एक सूर्य, देखा सूर्य एक तारा है। क्लियर है ना? अब इसकी यहां से इंपॉर्टेंस आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मांड की खोज किसने की थी? बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया था। सीधे सवाल पूछा, बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया है? जॉर्ज लेमेंथियर। नोट कर लीजिएगा, बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत जॉर्ज लेमेंथियर ने दिया था। कापरनिकस का रोल क्या था? सौर मंडल पे काम किए हैं। तो आप बिग बैंग थ्योरी की बात सबसे इंपॉर्टेंस है, जॉर्ज लेमेंथियर लिख देते हैं, जॉर्ज लेमेंथियर।
जॉर्ज लाइमेंतेयर, बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत। बस बहुत हो गया सौरमंडल।